पिछले 2 वीडियोस में हमने न्यूटन के गति के नियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम उसके आगे की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर सीरियसली रेलवे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो एक कलम कॉपी लेकर बैठें और प्रॉपर नोट्स मेरे साथ बनाते चलें, जिससे कि आप चीजों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे और जब आप एग्जाम में बैठेंगे इस चीज का आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि भार क्या है। भार यानी वेट क्या है। अक्सर हम भार का उपयोग अपने दैनिक जीवन में द्रव्यमान के लिए भी करते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर होता है और ये अंतर क्या है इसे भी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो भार सबसे पहले देख लेते हैं कि वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब भार एक बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी भी वस्तु पर एक विशेष त्वरण जी कार्य करता है, जिसका की मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और हम गति के पहले नियम में इस चीज को भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी वस्तु के एक समान चाल या स्थिर अवस्था को बदलना हो तो हमें एक बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण उत्पन्न होता है पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी वस्तु की तरफ, वो एक बल के कारण होगा और यही बल किसी वस्तु का भार कहलाता है। आगे देखते हैं कि भार एक सदिश राशि है। चूंकि बल एक सदिश राशि है और भार भी एक तरह का बल ही है, तो इस चीज को समझने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भार भी एक सदिश राशि ही होगी। आगे देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बिल्कुल बल की तरह इसका भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब आगे कहा गया है कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का किसी स्थान पर भार यानी कि W, भार को W से सूचित किया जाता है और ये बराबर होता है द्रव्यमान और गुना गुरुत्वीय त्वरण। आगे यहाँ लिखा भी गया है कि जहां G उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण, और बल एक तरह का ही है जिसे कि हम वेट कहते हैं यानी भार कहते हैं। ये हो जाएगा द्रव्यमान, इस त्वरण के जगह पर सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और इस तरह से W बराबर हो जाएगा mg। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को समझने में आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई होगी। इन्हीं चीजों से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रेलवे ने पिछले ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अब आपके सामने इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है जो कि इस फॉर्मूला पर बेस्ड होगा तो आप उसे भली भांति सॉल्व कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। इसे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें काफी अंतर होता है। सबसे पहला, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है द्रव्यमान कहलाता है। इस चीज को हम और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे होंगे, लेकिन द्रव्यमान से आप वैसे भी परिचित हैं कि ये क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण में हम सिर्फ ये जानेंगे कि द्रव्यमान ही वह गुण है जिसके कारण की गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है कोई भी पिंड। भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखते हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, जैसा कि हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था कि द्रव्यमान एक आधारी राशि है जिसका की मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान के साथ एक खास बात और है कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान कभी भी और कहीं भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और ये इस तरह का एक तराजू से मापा जाता है। इस तरफ मान लिया जाए 5 किलो का एक बाट रखा होता है और दूसरी तरफ किसी वस्तु को हम रखकर मापते हैं। अगर हम कहीं दूसरी जगह भी ले जाएं तो भी द्रव्यमान का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, जबकि G के मान में परिवर्तन के कारण अलग अलग स्थानों पर वस्तु का भार अलग अलग हो जाता है। क्योंकि भार हम जानते हैं कि होता है m गुना G। m कांस्टेंट है, लेकिन G अगर बदल जाएगा तो भार भी हमारा बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इन आसान चीजों को आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। m बराबर दिया हुआ है 100 किलोग्राम, G बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं देखिए G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया रहता है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ हो आपके पास, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पास G का मान नहीं दिया हुआ हो, तो आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही लेकर सॉल्व करेंगे सवाल को। अब हम जानते हैं कि W बराबर यानी वेट बराबर होता है mg। m यानी द्रव्यमान है यहाँ 100 किलोग्राम और G है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस दोनों को अगर हम गुना करें तो ये हो जाएगा 980 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसी को हम
न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा हमारा 980 न्यूटन। अब हम आगे चलते हैं और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 450 न्यूटन भार है एक लड़की का, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ W दिया हुआ है पहले से ही 450 न्यूटन, G यहाँ भी दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और M हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg। अगर इसके जगह पर यहाँ वैल्यू पुट करें सबका, तो W बराबर 450 न्यूटन दिया हुआ है, M निकालना है और G बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम अगर इस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 450 बटे 9.8 बराबर m। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा 45.9 किलोग्राम और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 20/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। हम एग्जाम्पल्स में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ देख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एनटीपीसी के लिए भी ये सारी की सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए एक ही सिलेबस दिया गया है और एनटीपीसी का चूंकि नए पैटर्न पर कोई एग्जाम नहीं हुआ है तो हम एनटीपीसी की तैयारी के लिए भी ग्रुप डी और पिछला एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चंस को ही बेस मान सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं न्यूटन के तीसरे गति के नियम को। दो गति नियम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा गति नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह क्रिया से हमारा क्या मतलब है। क्रिया से मतलब है कि मान लिया जाए कोई यहाँ पे एक वस्तु है, अगर हम इस पर कुछ बल लगाते हैं तो इसका मतलब है हम इस पर एक क्रिया कर रहे हैं। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आप 5 न्यूटन का बल इस वस्तु पर लगाते हैं तो ये वस्तु भी बदले में आप पर 5 न्यूटन का बल लगाती है। ये दैनिक जीवन में आप कई बार अनुभव भी करते हैं, लेकिन कई बार आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आप कहां कहां अनुभव करते हैं इस चीज को हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम न्यूटन के तीसरे गति नियम से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात कि बल सदैव जोड़े में होता है। जैसा कि हमने यहाँ बात पहले ही कर लिया है कि अगर कोई वस्तु है जिस पर आप एक बल इधर लगा रहे हैं तो आप पर भी एक बल उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो आप पर भी 5 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका मतलब है कि कभी भी अकेला बल नहीं हो सकता है, कोई भी बल जब भी होगा तो जोड़े में ही होगा। मतलब कि एक बल अगर इधर से इधर है तो दूसरा बल उसके विपरीत दिशा में भी होगा। आगे है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। पिछला एग्जाम्पल लेते हैं हम अगर आप यहाँ 5 न्यूटन का बल इस वस्तु पर लगा रहे हैं तो ये क्रिया है जो कि इस वस्तु पर लग रहा है, और इसके अपोजिट में आप पर जो 5 न्यूटन का बल लग रहा है ये प्रतिक्रिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रिया इस वस्तु पर लग रहा है जबकि प्रतिक्रिया बल लगाने वाले व्यक्ति के हाथों पर लग रहा है। तो इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। आगे देखते हैं, एक ही वस्तु पर लगते बल क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक ही वस्तु पर बल लग रहा है इसका मतलब है कि कोई दूसरा कारक है जो कि इस पर बल लगा रहा है, क्योंकि प्रतिक्रिया जब भी होगा तो ये वस्तु उस व्यक्ति पर लगाएगी जो कि इस पर क्रिया लगा रहा है, यानी कि कुछ बल लगा रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक ही वस्तु द्वारा लगाए गए बल क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा नहीं हो सकते हैं। जैसे एक ही वस्तु पर लगने वाला बल क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का मान लेते हैं बल लगाता है तो इसी के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं लगाया जा सकता है। मतलब इसी का दो बल क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है। प्रतिक्रिया जब भी होगा तो उस वस्तु के द्वारा लगाया जाएगा जिस पर की क्रिया यानी कि कुछ बल लगाया जा रहा है। आगे है, क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं, अतः एकल बल कभी भी संभव नहीं है। इस चीज को भी हम पहले के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, ठीक उसी समय अपोजिट साइड से वो वस्तु भी आपके ऊपर बल लगाता है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही साथ लगा। और इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं कि एकल बल संभव नहीं है। आगे है, क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक यहाँ बल होगा, बल एक ही क्षण पर लगते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस चीज को भी समझने में आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में इन चीजों को भली भांति समझ लिया है। आगे हम न्यूटन की गति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि हम दैनिक जीवन में अक्सर अनुभव करते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि मनुष्य का पृथ्वी पर चलना या पानी में तैरना ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित होता है। आपने तैरते वक्त देखा होगा कि तैरते वक्त इंसान अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार पानी भी व्यक्ति पर आगे की तरफ एक बल लगाता है और इंसान तैर पाता है। चलते वक्त भी बिल्कुल यही होता है। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, अगर यहाँ मान लीजिए आपका ये पैर है, तो ये पैर आप जमीन पर लगाते हैं
पीछे की ओर जमीन को धक्का देना चाहते हैं तो उसके बदले में जमीन भी आपके पैर को धक्का देती है, शरीर को धक्का देती है और आप आगे बढ़ पाते हैं। आगे देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाव से कूदने पर नाव का व्यक्ति के विपरीत दिशा में गतिमान होना। अगर आपने कभी नाव से सफर किया होगा तो इस चीज को आपने अनुभव भी किया होगा कि अगर मान लिया जाए यह व्यक्ति है जो कि नाव से इस टेबल पर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा कि अगर ये व्यक्ति आगे आना चाहेगा तो इसके लिए नाव से इसे एक बल लेना होगा। नाव पर ये पीछे की ओर धक्का देगा तब ये आगे बढ़ पाएगा। और यहाँ भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम ही काम कर रहा है। यह व्यक्ति नाव पर धक्का देगा और इसके बदले में नाव इस व्यक्ति को एक धक्का देगा और ये व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। आगे है बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का गोली के विपरीत दिशा में धक्का देना। यह भी न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर ही आधारित होता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि गोली है एक, अब अगर अंदर विस्फोट होता है बारूद का तो ये बारूद गोली को धक्का देता है। अब चूंकि बंदूक ने इस गोली पर एक धक्का दिया तो उसके बदले में गोली भी बंदूक पर उतने ही न्यूटन का एक बल लगाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर धक्का खाता है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि गोली इतना तेज जाती है लेकिन बंदूक इतना स्लो पीछे क्यों आता है। तो इसका कारण है कि चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसका पीछे की ओर वेग काफी कम होता है। आगे हम देखते हैं कि रॉकेट का प्रक्षेपण भी न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर आधारित है। रॉकेट में क्या होता है, यहाँ पे नीचे ईंधन भरा होता है और जब ईंधन का विस्फोट होता है तो अंदर गैसों का एक दबाव बन जाता है और गैसों को निकलने के लिए मात्र एक छोटा सा छिद्र यहाँ पे होता है जिससे कि सारे गैस तेजी से बाहर निकलते हैं। तो अगर गैस बाहर निकलते हैं तो यहाँ गैसों के प्रेशर की वजह से एक बल का अनुभव करता है वह गैस जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है या नीचे की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि रॉकेट के द्वारा गैस पर एक क्रियात्मक बल लगाया गया है। इसके बदले में यह गैस भी रॉकेट पर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है जिससे कि रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को देखते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखते हैं। इसे हम सामान्यतः संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहली बात कि यह सिद्धांत न्यूटन के तीसरे गति नियम एवं दूसरे गति नियम का ही दूसरा रूप है, या यूं कहे तो इसका ही एक विस्तृत रूप है। और इसी वजह से न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को इस सिद्धांत से समझा जा सकता है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है ये देख लेते हैं। इसके अनुसार यदि किसी निकाय पर बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। निकाय क्या है, यहाँ ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। निकाय हम कहते हैं दो या दो से अधिक पिंडों से मिलकर बना एक सिस्टम को। निकाय मतलब एक सिस्टम होता है। मान लिया जाए कि एक यहाँ वस्तु है जो दूसरी वस्तु से टकराती है और इस दोनों को मिला जुलाकर हम एक निकाय कहते हैं। तो इस पूरे निकाय पर यानी दोनों में से किसी वस्तु पर अगर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है तो इस दोनों का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। मतलब इसका जो संवेग है वो और इसका जो संवेग है वो, ये दोनों का योग हमेशा संरक्षित रहेगा। बस यही रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। हम इसे आसान भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं, एम भी बराबर कांस्टेंट, एम यहाँ द्रव्यमान है और भी वेग है। तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा यानी संवेग, ये नियतांक होगा यानी कि कांस्टेंट होगा। अगर ये एक वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान m है और उसका वेग v है तो ये कांस्टेंट होगा। लेकिन निकाय के केस में जहाँ की दो या दो से अधिक वस्तु है तो वहां भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत उतना ही काम करता है। इसके लिए हम देखते हैं एक ही दिशा में दो पिंडों के टक्कर में संवेग संरक्षण किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में गतिशील है और इसमें एक टक्कर होता है तो टक्कर के बाद मान लेते हैं कि m1 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग v1 हो जाता है और m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग v2 हो जाता है। तो यहाँ निकाय को अगर हम समझें तो इसका मतलब होगा कि m1 u1 जो कि इसका संवेग है इस पहले वस्तु का टक्कर से पहले, और इस दूसरे वस्तु का टक्कर से पहले संवेग है m2 u2, ये बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग यानी कि m1 v1 जोड़ m2 v2 के। यही निकाय का केस है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रेलवे ने पूछे हैं। तो इन चीजों को भी आप हल्के में नहीं लेंगे और इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर इन चीजों को अभी समझेंगे और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है तो हम पहले की तरह ही रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे।
आगे हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि है 120 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली दागी जाती है। यदि गोली मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक का प्रतिघाती गति यानी वेग कितना होगा। बंदूक के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं mg, जो कि है 120 किलोग्राम। गोली के द्रव्यमान को हम मान लेते हैं mb यानी बुलेट, ये है 0.04 किलोग्राम। गोली के निकलने की गति को हम मान लेते हैं vb, जो कि है 90 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें निकालना है vg यानी कि बंदूक का वेग जो होगा ये हमें निकालना है। हम यहाँ देखते हैं कि आरंभ में बंदूक और गोली दोनों विराम में थी, तो इसका अगर प्रारंभिक वेग हम देखना चाहें तो ug यानी कि बंदूक का प्रारंभिक वेग ये बराबर ub यानी बुलेट यानी गोली का प्रारंभिक वेग, ये दोनों 0 है। तो अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि mg ug यानी कि बंदूक का संवेग गोली दागे जाने से पहले जो है, और गोली का जो संवेग है mb और ub, इसका गुणनफल ये बराबर होगा गोली दागे जाने के बाद के संवेग के, यानी कि mg और इस बार ये हो जाएगा vg और जोड़ mb और vb। ये गोली और बंदूक के संवेग गोली दागे जाने के बाद की है और ये उसके पहले की है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हम इसे सॉल्व करें तो चूंकि ug और ub ये दोनों बराबर है और 0 है, तो समीकरण का एक भाग हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो mg बराबर दिया हुआ है 120 किलोग्राम, vg हमें निकालना है, mb दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम और vb दिया हुआ है 90 मीटर प्रति सेकेंड। इसे अगर अब हम आगे सॉल्व करें तो ये 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ होगा 120 vg जोड़, इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 90 गुना 4 360 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 3.6। अब अगर इस 3.6 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा 3.6 और ये बराबर हो जाएगा 120 vg के। इसे अगर अब हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3.6। अगर इस 120 किलोग्राम को इधर ले जाएं तो ये यहाँ गुना में यहाँ भाग में हो जाएगा और ये बराबर होगा हमारा vg। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ निकल कर आता है 0.03 मीटर प्रति सेकंड के आसपास, यानी कि 3 गुना 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड, जो कि बंदूक का वेग होगा और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई न्यूमेरिकल भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 2000 किलोग्राम की एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है और टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले ये देख लें कि दिया हुआ क्या है। यहाँ अगर हम ट्रक के द्रव्यमान को mt लिखें तो ये है 2000 किलोग्राम और ट्रक का प्रारंभिक वेग अगर हम इसे ut लिखें तो ये है 10 मीटर प्रति सेकंड। कार का द्रव्यमान अगर हम माने mc तो ये हमें निकालना है। कार का प्रारंभिक वेग अगर हम माने uc तो ये 0 होगा क्योंकि कार विराम में थी। अब टक्कर के बाद हम देखते हैं कि दोनों 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ चलने लगते हैं, तो यानी कि vt ये बराबर है vc के और ये 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें कार का द्रव्यमान निकालना है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से अगर हम यहाँ देखें तो mt ut प्लस mc uc ये बराबर हो जाएगा टक्कर के बाद के संवेग के, यानी कि mt vt प्लस mc vc। यहाँ जो संवेग है ये टक्कर के पहले का है और ये संवेग टक्कर के बाद का है। अगर इसमें हम इसका मान पुट करें तो यहाँ mt हो जाएगा 2000 किलोग्राम गुना ut है 10 प्लस uc चूंकि 0 है तो mc गुना uc ये 0 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2000 किलोग्राम गुना 8 और जोड़ mc हमें निकालना है गुना 8। अगर इस समीकरण को हम सॉल्व करें तो यहाँ निकल कर आएगा 20,000 और इधर हो जाएगा ये 8 गुना 2 16 और इस पर 3 0 प्लस 8 गुना mc यानी कि कार का द्रव्यमान। इसे अगर हम बराबर के दूसरी तरफ लाएं
तो यहाँ ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर होगा 8 गुना MC। इस दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा यहाँ 4000, ये बराबर होगा 8 गुना MC। अगर 8 को इधर लाए और इसे यहाँ सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 और 00, ये बराबर MC, यानी कि MC यानी कि कार का द्रव्यमान जो है ये 500 किलोग्राम होगा, और यही हमारा आंसर है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स के मदद से मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं कि 23/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें इनसे फायदा मिल सकता है। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी जरूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो लेक्चर बनाकर भी आपके सभी डाउट्स को दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।